हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मुक्त ऊर्जा, विद्युत वाहक बल एवं अन्य ऊष्मागतिकी फलन। सेल के विद्युत वाहक बल को अन्य ऊष्मागतिकी फलन जैसे एंथैल्पी परिवर्तन, एंट्रोपी परिवर्तन आदि ज्ञात करने में भी उपयोग में लाया जाता है। अभी पिछले लेक्चर में हमने गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बात की थी और हमने विद्युत वाहक बल जब हो तो कितना कार्य किया जा सकता है माइनस डेल जी इज इक्वल टू एन एफ ई के बारे में बात की थी। ऊष्मागति में गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण एक महत्वपूर्ण समीकरण है जो इस प्रकार से व्यक्त की जाती है। हमने पढ़ा है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इस इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स जब हमने पढ़ी थी तब, तो ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है। यहाँ माइनस डेल जी व एवं माइनस डेल एच स्थिर दाब पर तंत्र की मुक्त ऊर्जा में कमी तथा एंथैल्पी में कमी है। एंथैल्पी में कमी को स्थिर दाब पर अभिक्रिया ऊष्मा भी कहते हैं। जो डेल एच होती है हमें पता है वो अभिक्रिया ऊष्मा कहलाती है और डेल जी क्या होती है, फ्री गिब्स एनर्जी में कमी। समीकरण 2 द्वारा डेल जी का मान प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 कौन सी थी? माइनस डेल जी इज इक्वल टू एन एफ ई। हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी माइनस डेल जी इज इक्वल टू एन एफ ई। तो हमें पास आ जाता है एन एफ ई माइनस डेल एस टी। यहाँ पर भी जी था तो हमने वहाँ पे जी की वैल्यू लिख दी। अब जब हम इक्वेशन को खोलते हैं तो हमारे पास आ जाता है एन एफ ई माइनस डेल एच। यहाँ नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, एन टी को हमने बाहर ले लिया है और एन को हमने बाहर ले लिया है, एफ को बाहर ले लिया है, तो एन एफ टी तो इधर आ गया, डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यदि दोनों तरफ हम पूरे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एन एफ का अगर मैं भाग दे देता हूँ तो अपने पास क्या हो जाता है, यहाँ से तो एन एफ से एन एफ कट गया, यहाँ भी एन एफ से एन एफ कट गया, यहाँ बटे में आ गया, तो हमें पास आ जाता है इक्वेशन आ जाती है ए इज इक्वल टू माइनस डेल एच अपॉन एन एफ प्लस टी डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब ये देखिए ये जो हम नया पद आया ये क्या चीज़ है? स्थिर दाब पर विद्युत वाहक बल का ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट है विद्युत वाहक बल का ताप गुणांक। इस समीकरण से स्पष्ट है कि सेल का ई तथा इसके गुणांक का मान ज्ञात हो तो डेल एच का मान ज्ञात किया जा सकता है। हमने कहा था कि विद्युत वाहक बल से हम एंथैल्पी एंट्रोपी के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम किस तरीके से डेल एच का मान ज्ञात किया आपको पता है। इस तरीके से हमने ये इक्वेशन ली। अगर हमें ताप गुणांक का मान पता हो, ई का मान पता हो, तो हम आसानी से डेल एच का मान पता कर सकते हैं। और वेल नोन इक्वेशन है डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, और डेल एस यहाँ एंट्रोपी परिवर्तन है, ये हमें पता ही है। डेल एच एंथैल्पी परिवर्तन है, डेल एच गिब्स फ्री एनर्जी में चेंजेस है। तो समीकरण 2 द्वारा डेल जी का मान प्रतिस्थापित कर दो तो वही डेल जी माइनस डेल जी इज इक्वल टू एन एफ ई था, तो डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई हो गया। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डेल एच माइनस टी डेल एस। यहाँ टी डेल एस को हमने इधर ले लिया तो इक्वेशन अपनी ये बन जाती है। अब समीकरण 5 से समीकरण 7 में ई का मान प्रतिस्थापित करने पर जो हमारे पास समीकरण 5 ये आई थी तो उसमें ई का मान ये आया था, तो इसको हम कहाँ प्रतिस्थापित कर रहे हैं, समीकरण 7 में इस ई की जगह। तो हमारे पास जो नई इक्वेशन आती है बनकर वो ये आ रही है। तो देखिए टी डेल एस इज इक्वल टू डेल एच प्लस एन एफ ब्रैकेट माइनस डेल एच अपॉन एन एफ प्लस टी डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। इक्वेशन को जब हम खोलते हैं तो हमारे पास मिल जाता है ये, और फाइनली हमारे पास डेल एस की वैल्यू आ जाती है ये, डेल एस इज इक्वल टू एन एफ डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो वही अगर हमें इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट का पता लग जाता है तो हम डेल एस का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं विद्युत वाहक बल की सहायता से। विद्युत वाहक बल का ताप गुणांक ज्ञात हो जाएगा तो समीकरण 8 द्वारा एंट्रोपी परिवर्तन का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे मानक सेल विभव द्वारा साम्य स्थिरांक का निर्धारण। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या चीज़ होती है, आगे देखिए इसके बारे में हम बात करते हैं। मानक सेल विभव जिसका मान इलेक्ट्रोड विभव द्वारा ज्ञात किया जाता है का उपयोग करके अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक का हम निर्धारण कर सकते हैं।
एक रासायनिक अभिक्रिया को दो अर्धसेलों की अभिक्रियाओं का युग्म माना जाता है। उदाहरण के लिए एक सामान्य अभिक्रिया है जो यहाँ दे रखी है, N1A प्लस N2B, या N1 और N2A और B के मोल है, और इससे क्या बन रहा है M1C प्लस M2D। M1C का मोल हो गया और M2D के मोल हो गए। ये एक सामान्य अभिक्रिया है। यदि इस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक K हो तो हम K को किस तरीके से निकालेंगे, एक्टिविटी ऑफ C एक्टिविटी ऑफ D अपॉन एक्टिविटी ऑफ A इंटू एक्टिविटी ऑफ B, और इनके ऊपर इनके जो स्टाइक्योमेट्रिक कांस्टेंट या मोल्स हम बोल सकते हैं उसका क्या लगी हुई है, घात लगी हुई है। जैसे C एक्टिविटी ऑफ C पर M1 एक्टिविटी ऑफ D की पावर M2 एक्टिविटी ऑफ A की पावर N1 और एक्टिविटी B की पावर N2। देखिए अब यहाँ पे पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान तथा सक्रियता का अर्थ समान ही है। यहाँ जो A है वहाँ पे एक्टिविटी को शो कर रहा है और हम सक्रिय द्रव्यमान ही लेते हैं। जब हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था तब हमने बताया था इसके बारे में, द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम में जब हमने बात की थी कि हम वहाँ पे एक्टिव कंसंट्रेशन लेते हैं। यदि इस अभिक्रिया को सेल अभिक्रिया मान लिया जाए तो नंस्ट समीकरण द्वारा इसका सेल विभव व्यक्त किया जा सकता है। तो नंस्ट इक्वेशन क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस RT/NF/ln K होता है वहाँ पे। अभी हम नंस इक्वेशन को भी डिराइव करेंगे आगे, बाकी मैं यहाँ बता देता हूँ। ये नंस इक्वेशन है जहाँ पे ln K आता है। K क्या होता है, वही साम्य स्थिरांक। तो हमने बात की तो K की जगह हमने क्या रख दी, ये वैल्यू रख दी। तो हमारे पास क्या बन के आ गया, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस RT/NF/ln, और K की ये जो वैल्यू थी हमने लिख दी। उपरोक्त अभिक्रिया साम्य अवस्था में तो सेल विभव का मान शून्य होता है। हमने पता है कि साम्य में डेल जी, जब साम्य अवस्था में डेल जी का मान भी जीरो हो जाएगा और विद्युत वाहक बल भी जीरो हो जाएगा। तो समीकरण में K का मान रखने पर E आ जाएगा इधर, तो E नोट सेल माइनस 2.303 RT/NF log K। ln नेचुरल लॉग हटा के हमने 10 की बेसिस पे कर दिया तो ये log K हो जाएगा। अब ये log K से हमने क्या निकाल लेंगे, log K इक्वल टू NF ई नोट सेल अपॉन 2.303 RT, या फिर K की वैल्यू हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, log K की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ये जो 2.303 RT/F होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 0.0591 के बराबर है। F हम 96,500 रख देते हैं, टेम्परेचर जो हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर रखते हैं, और R वही है 8.314। तो इसकी वैल्यू क्या आती है 0.0591, वो वैल्यू हमने यहाँ रख दी। तो इस समीकरण की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, K की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ए नोट सेल का मान इलेक्ट्रोड विभव द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ए नोट सेल का मान किस तरीके से किया जा सकता है, ए नोट राइट ए नोट लेफ्ट। ये जो राइट इलेक्ट्रोड में से अब लेफ्ट को हम घटा देते हैं, और राइट की तरफ कौन सा होता है हमें पता है, राइट की तरफ हमेशा कैथोड होता है। तो ए कैथोड में से ए एनोड को घटा देते हैं तो ए नोट सोल हमें मिल जाता है। एक है ALON, एनोड लेफ्ट हैंड साइड होता है, ऑक्सीडाइज होता है और नेगेटिव होता है, एन का अर्थ नेगेटिव। ये चीज़ हमें ज्ञात कर ले तो हमें ऐसा पता रहेगा क्या क्या ज्ञात करना है। ALON एनोड लेफ्ट हैंड साइड होगा, ऑक्सीडाइज होगा और नेगेटिव होगा। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोड किधर से रहेगा और ऑक्सीडाइज होगा कि नेगेटिव होगा। अब हम बात करेंगे द नंस इक्वेशन। नंस इक्वेशन की कैसे व्युत्पत्ति हुई इसके बारे में हम बात करते हैं। एक उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल में सामान्य सेल अभिक्रिया है ये। इस अभिक्रिया की मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन डेल जी का मान निम्न ऊष्मागतिक समीकरण द्वारा लिखा जाता है। हमने देखा था डेल जी का मान, हमने वहाँ पे तभी हमने ये इक्वेशन आई थी जब हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे। तो डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस RT/ln K की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी। K की जब हम द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम के अनुसार इसके लिए K लिखेंगे तो वो उसकी वैल्यू ये आएगी। तो यहाँ A जो स्मॉल a है, ABCD की सक्रियता है। डेल जी नोट मानक अवस्था में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, अर्थात जबकि अभिकारकों और उत्पादों की सक्रियता इकाई हो। मानक के लिए क्या कंडीशन होती है, जब अभिकारकों एवं उत्पादों की सक्रियता क्या होती है, इकाई होती है, तो वो मानक कंडीशन होती है।
और समीकरण 2 द्वारा डेल जी तथा डेल जी का नोट का मान समीकरण 13 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो डेल जी का मान कितना था माइनस एन एफ ई, और डेल जी नोट के लिए माइनस एन एफ ई नोट। जब हम इसको इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे और एन एफ से सब में एन एफ का भाग दे देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आती है वो बन के आती है ई इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन के। और यही क्या कहलाती है इक्वेशन, नंस्ट इक्वेशन कहलाती है। यहाँ एन सेल अभिक्रिया में स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर सेल रिएक्शंस में काम में आ रहे हैं। टी यहाँ पे परम ताप हो गया, एफ फेराडे हो गया, ई नोट मानक विद्युत वाहक बल हो गया अर्थात मानक सेल विभव हो गया। यदि अभिकारक एवं उत्पादों की सक्रियता इकाई होती है तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाती है ई इक्वल टू ई नोट। हमें पता है कि जब मानक कंडीशन आ जाएगी तो उस कंडीशन में वो ई नोट ही होगा, उसका विद्युत वाहक बल क्या कहलाएगा, ई नोट कहलाएगा। अतः सेल अभिक्रिया में जब अभिकारक एवं उत्पादों की सक्रियता इकाई हो तो सेल का विद्युत वाहक बल ही मानक विद्युत वाहक बल कहलाता है। एक निश्चित ताप पर ई नोट का मान नियतांक होता है और इस सेल का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। एक बट कंडीशन है एक पर्टिकुलर निश्चित ताप तक ही होता है ये, उसके बाद चेंजेस आने लग जाते हैं। तो एक निश्चित ताप पर ई नोट का मान नियतांक होता है और सेल का अभिलाक्षणिक या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो समीकरण 14 को हम किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से। जब हम उसको एलन को हटा के लोग की फॉर्म में लिखेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी ई इक्वल टू ई नोट माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लोग के, जो के की वैल्यू होती है ये होती है तो वो लोग के हो जाएगी। अब हमको पता है टेम्परेचर स्टैंडर्ड 298 केल्विन ले लिया, एफ कितना होता है 96,500 कूलाम होता है, आर की वैल्यू 8.314 जूल होती है। जब आर टी और एफ की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं तो जो बनकर आता है तो वो आती है 0.0591 अपॉन एन। कौन सी कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन में होती है ये बात, जब टी 298 केल्विन दे रखा हो उस तभी ये इक्वेशन कारगर होगी। तो ये समीकरण 15 में प्रतिस्थापित करने पर 298 केल्विन पर सेल का विद्युत वाहक बल निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो जब हम सब उनकी वैल्यू रख देते हैं आर की, टी की, एफ की, तो इक्वेशन इस तरीके से बन जाती है ई इक्वल टू ई नोट 0.0591 जो कि यहाँ से आया है इसकी वैल्यू रखने पर अपॉन एन और लॉग के। इस तरीके से हम किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल 298 केल्विन पर इस इक्वेशन के द्वारा निकाल सकते हैं। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि ठोस पदार्थों, द्रवों तथा एक वायुमंडल दाब पर गैस की सक्रियता इकाई होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हम न्यूमेरिकल आते हैं हम ध्यान नहीं रख पाते। यह ध्यान रखना बहुत जरूरी होती है कि ठोस पदार्थों के लिए, द्रवों के लिए तथा एक वायुमंडल दाब पर गैस की जो सक्रियताएं होती है वो इकाई होती है और उस कंडीशन में उसका विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है, मानक विद्युत वाहक बल हो जाता है। ये हमें भी पता है कि जब सक्रियता इकाई होती है तो चूँकि तनु विलयनों में सक्रियताओं के मान लगभग सांद्रता के समान लिए जाते हैं, अतः नष्ट समीकरण को निम्न प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है। जो अत्यंत तनु इक्वेशन होती है, जो तनु या डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं उसमें हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ई इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग, और इसको हम ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते हैं तो इसको एक्टिव कंसंट्रेशन हो जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। तो इस तरीके से आज हमने सबसे पहले बात करी हमने कि किस तरीके से मानक सेल विभव द्वारा एंथैल्पी व एंट्रोपी को निकाला जा सकता है। एंथैल्पी निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो क्या था, एंथैल्पी निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला आया वो ये था। इसके द्वारा अगर हमें ई पता हो, ताप गुणांक पता हो तो डेल एच को हम निकाल लेते हैं, और एंट्रोपी निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला आया जिससे वो ताप गुणांक पता होने पर हम एंट्रोपी की गणना विद्युत वाहक बल द्वारा कर सकते हैं। उसके बाद साम्य स्थिरांक की गणना के लिए हमने नन्स इक्वेशन को यूज में लिया और हमने देखा कि साम्य पर ई क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम इसकी वैल्यू 0 रख के और इस तरीके से नन्स इक्वेशन के द्वारा
विद्युत वाहक बल की सहायता से किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए साम्य स्थिरांक की या किसी भी सेल रिएक्शन के लिए साम्य स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। उसके बाद हमने नन्स इक्वेशन को डिराइव किया कि किस तरीके से डेल जी या गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन के समीकरण के द्वारा हम नन्स इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। और फाइनल हमें देखा कि अगर हमें 298 केल्विन पर कोई सेल रिएक्शन दे रखी होती है तो हम उसका विद्युत वाहक बल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।